सुनीति, अब एक पल भी देरी नहीं की जा सकती है। नदी का किनारा टूट गया है। मैंने अपनी आंखों के सामने गोमती का घर पानी में बहते देखा है। हमारे घर में भी पानी लगभग घुटनों तक आ गया है। अब ये घर नहीं बचेगा सुनीति, नहीं बचेगा। इस रात को हम कहाँ जाएंगे? टुक्कू सो रहा है, उसे गोद में लेकर इस बारिश में किस तरफ जाऊं? गांव के लोग क्या कर रहे हैं? पड़ोस के हरिदा ने क्या किया? उनकी पत्नी तो बीमार थी। हरिदास शाम से पहले ही अपनी पत्नी को लेकर निकल गए। कोई नहीं रुक रहा है सुनीति, कोई नहीं। सब मंडल बाबू के 2 मंजिला मकान में गए हैं, लेकिन वो पश्चिम की तरफ है और अब पश्चिम का पूरा रास्ता डूब चुका है पानी में। हमारे लिए उधर जाना नामुमकिन है, नामुमकिन है। तो फिर क्या करोगे? देखो, अगर हमें जाना ही है तो पूरब की तरफ जाना होगा, यानी जंगल की तरफ। अरे कम से कम उधर कुछ ऊंची जगह है, पानी वहां इतनी जल्दी नहीं पहुंचेगा। जंगल में इस रात के अंधेरे में जाओगे? क्या तुम पागल हो गए हो? उस जंगल के भीतर तुम खुद दिन के उजाले में भी नहीं जाते। जहाँ लोग कहते हैं कि डाकुओं का डेरा है, तुम वहाँ जाने की बात कर रहे हो। देखो, मैं सब कुछ सोच समझ कर ही कह रहा हूँ सुनीति। अरे डाकुओं के डर से यहीं बैठे रहेंगे तो बाढ़ में बह जाएंगे। ये बिल्कुल वही हाल है कि एक तरफ कुआं, दूसरे तरफ खाई। अरे जब मरना ही है तो जहाँ सबसे देरी में मरेंगे वहाँ चलते हैं ना। अरे डाकुओं का बाद में देखा जाएगा, पहले बाढ़ से तो बचे। अब इन दोनों में से किसी एक को चुनना होगा। अरे कम से कम डाकू इंसान तो हैं, ये भी तो सोचो। हाथ जोड़ने पर शायद कुछ रहम खा जाए। अरे जान से ना मारे तो गुलामी करवा लेंगे। मैं कुल्हाड़ी ले रहा हूँ, और सुनो, एक बढ़िया मस्त दरात भी ले लो, हंसिया। ठीक है, लेकिन मन ही मन भगवान को याद कर लो। पापा, मेरे पैर कीचड़ में डूब रहे हैं। मैं और नहीं चल पा रहा हूँ। हम कहाँ जा रहे हैं? हमारा घर कहाँ है? अरे बेटा, घर पानी के नीचे डूब गया है बाबू। अब हमें रहने के लिए नई जगह ढूंढनी होगी। पापा, क्या इस जंगल में बाघ है? माँ कहती है कि जंगल में भूत और डाकू रहते हैं। मुझे डर लग रहा है पापा। अरे मेरे बेटे, डरने की कोई बात नहीं है रे बाबू। पिताजी है ना, और भूत भूत कुछ नहीं होता है। माँ तुझे बस डराती है ना? अजी, सुनते हो? इसका शरीर मुझे गर्म लग रहा है। बारिश में भीगने की वजह से कहीं ठंड तो नहीं लग गई? जल्दी से रहने के लिए कोई जगह ढूंढो। कोशिश तो कर रहा हूँ सुनीति, क्या कहूँ। इस कीचड़ में चलना आसान बात थोड़ी है, लेकिन रुकने से काम नहीं चलेगा। आगे बढ़ना होगा। चलो चलो चलो। पापा, मैं बड़ा होकर ना तुम्हारी तरह लकड़हारा नहीं बनूंगा। मैं पक्का मकान बनाऊंगा जो कभी पानी में नहीं डूबेगा। मैं तुम्हें और माँ को उसी घर में रखूंगा। ऐसा ही होगा रे बाबू। तू पढ़ लिख कर ना बड़ा आदमी बनेगा, बड़े बड़े पक्के मकान बनाएगा। वो देखो, सामने शायद कोई ऊंची जगह दिख रही है। वहां हम थोड़ी देर आराम कर सकते हैं। मैं इस जगह को पहचान नहीं पा रही हूँ। तुम तो रोज लकड़ियाँ काटने जंगल आते हो। क्या ये रास्ता तुम्हारी पहचान का है? सच कहूँ तो मैं भी पहचान नहीं पा रहा हूँ। मैं जिस तरफ लकड़ियाँ काटता हूँ वो पश्चिम का जंगल है। इस तरफ मैं कभी नहीं आता। गांव के कई लोग कहते हैं इधर डाकू रहते हैं, इसीलिए डर के मारे कोई नहीं आता। तो क्या हम अभी उसी जगह पर हैं? हे भगवान, एक तरफ बाढ़ और दूसरी तरफ डाकू। हमारे नसीब में क्या लिखा है कौन जाने। इस हालत में इस बच्चे को लेकर क्या करूं? अभी कुछ देर पहले ही डर के मारे रो रहा था, अब थकान से सो गया है। उसे बुखार तो नहीं आ रहा ना? अरे भाग्यवान, बुखार नहीं है, थकान की वजह से सो गया है। अभी डरने की कोई बात नहीं है। अच्छा सुनो सुनीति, डरने से काम नहीं चलेगा, हमें हिम्मत रखना पड़ेगा। मैं तुम्हें और बच्चों को लेकर बाहर आया हूँ। तुम दोनों की रक्षा करना मेरी जिम्मेदारी है। और अगर डाकू मारना ही चाहेंगे तो मरेंगे फिर, लेकिन पानी में डूबकर मरने से तो बेहतर है लड़कर मरना। मैं पूरी जिंदगी गांव से बाहर नहीं गई। मायके से तुम्हारे घर आई, बस उतनी ही मेरी दुनिया थी। और आज रात के अंधेरे में इस भयानक जंगल में खड़ी हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे कोई सपना देख रही हूँ। चलो आगे बढ़ते हैं। इस पेड़ के नीचे बैठना भी सुरक्षित नहीं है। उस तरफ शायद पथरीली जमीन है, उधर जाने पर शायद कुछ आसरा मिल जाए।
अरे कौन हो तुम लोग? इस रात में यहाँ क्या कर रहे हो? जानते नहीं ये किसका इलाका है? तुम्हारे हाथ में क्या क्या है? क्या कुल्हाड़ी? अरे अभी इसी वक्त इसे जमीन में फेंक दो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। हाँ भैया कुल्हाड़ी फेंक रहा हूँ। मैं लकड़हारा भोला हूँ, नदी किनारे के गांव से आया हूँ। बाढ़ में हमारा घर बह गया। बेटे और पत्नी को बचाने निकला था और अंधेरे में रास्ता भटक गया। अरे हम किसी की बात पर भरोसा नहीं करते। यहाँ कितने ही लोग जासूसी करने आते हैं। हालांकि तुम्हारा चेहरा देखकर नहीं लगता कि तुम लोग खतरे वाले हो, लेकिन ये सरदार को समझना होगा। चलो तुम्हें सरदार के पास ले चलते हैं। भागने की कोशिश मत करना, चलो। भागेंगे नहीं भैया, कहाँ भागेंगे? पीछे पानी है, सामने तुम लोग, चारों तरफ रास्ता बंद है। और सरदार के सामने सब कुछ बताना होगा। चलो। सरदार, जंगल में एक परिवार मिला है। ये लोग खुद को लकड़हारा कह रहे हैं कि बाढ़ में घर बह गया और रास्ता भटक कर इधर आ गए हैं। अब आप जो कहेंगे वही होगा सरदार। इन्हें मार कर भगा दें या रखें? पास आ रहे लकड़हारे, देखूं तेरा चेहरा तो देखूं। मैं विक्रम हूँ, लोग मुझे इस जंगल का राजा कहते हैं। लेकिन देख रहा है ना अभी राजा के शरीर की क्या हालत है। इस बरसात में कहीं जा नहीं पाता, कुछ कर नहीं पाता, बस दिन भर लेटे लेटे गुफा की छत देखता रहता हूँ। सरदार मैं आपके पैर पड़ता हूँ, मुझे और मेरे परिवार को मत मारिए। मैं एक गरीब लकड़हारा हूँ, मुझे मारकर आप लोगों को कुछ भी हासिल नहीं होगा। मेरे पास कुछ भी नहीं है, जो कुछ था सब पानी बहा कर ले गया। आप चाहे तो हम आपके लिए लकड़ियां काटेंगे, पानी लाएंगे, जो कहेंगे वो करेंगे। बस हमारी जान बख्श दीजिए हमारी जान बख्श दीजिए। बस उठ। अरे पैर में पड़ने की जरूरत नहीं है। मैं डाकू हूँ रे, डाकू, कातिल नहीं। जो इंसान अपनी पत्नी और बच्चे को लेकर बाढ़ से जान बचाकर भाग रहा हो, उसे मारने जितना नीच मैं अभी नहीं हुआ। मैं भी कभी एक गृहस्थ था। जमींदार के अत्याचारों से सब कुछ खोकर इस जंगल में आना पड़ा। सरदार हम पर दया कीजिए सरदार। मैं तुझे इस गुफा में पनाह दूंगा। जब तक बरसात कम नहीं होती तुम लोग यहीं रहोगे। लेकिन एक समस्या है, यहाँ खाना नहीं है। हम खुद पिछले 3 दिनों से भूखे हैं। इससे पहले 2-4 कच्चे केले खाकर वक्त काटा था। देखा सरदार का हाल, लगता है बहुत पुरानी बीमारी है। सीने में इतना कफ जमा है कि ठीक से सांस भी नहीं ले पा रहे हैं। नींद में भी खांस रहे हैं और बाकी लड़कों की आंखें भूख के मारे धंस गई हैं। हाँ सही कहती हो, मुझे भी देखकर दया आ गई। अरे सोचा था भयानक लोग होंगे, हमें मार डालेंगे, लेकिन सरदार ने जरा भी गुस्सा नहीं दिखाया, बल्कि हमें पनाह दे दी। वाह। लेकिन ये बताओ सुनीति, सबके खाने का इंतजाम कैसे करेंगे? हम भी भूखे हैं, हमारे पेट में भी तो आग जल रही है। सुनो, एक बात कहती हूँ। मेरी माँ ने मुझे सिखाया था कि जंगल में बहुत सी साग सब्जियाँ मिलती हैं। बचपन में मैं माँ के साथ जंगल आती थी। माँ दिखाती थी कि बरसात में जंगल में कितना साग मिलता है। अगर मैं इस गुफा के भीतर एक रसोई बना सकूं तो सबको खिला पाऊंगी। हैं? गुफा के अंदर रसोई कैसे करोगी भला? चूल्हा कहाँ है, बर्तन कहाँ है, ना तेल ना मसाला, किस चीज से पकाओगी बताओ? मिट्टी से चूल्हा बना दूंगी। गुफा में पत्थर तो है ही, तुम अंदर सूखी लकड़ियाँ इकट्ठा करके रखो। मैं डाकुओं से कहकर जंगल में साग पत्ते मंगवाती हूँ। मैं सब संभाल लूंगी, मुझ पर थोड़ा भरोसा रखो। क्या क्या मिला बताओ तो, मैं देखती हूँ कौन सा क्या है। वाह बहुत बढ़िया। इन सबको मिलाकर एक शोरबा बनाया जा सकता है। लेकिन नमक कहाँ से मिलेगा? नमक के बिना तो खाने में स्वाद ही नहीं आएगा। नमक हमारे पास है थोड़ा सा। सरदार हमेशा कुछ नमक और मसाले गुफा में रखते थे, वो सब मैं तुम्हें दे दूंगा। हमारे पास पकाने के लिए जो कुछ है सब तुम्हारा है। तब तो काम बन जाएगा।
लेकिन भाभी, सच कहूं तो मैंने 12 साल डकैती की है, पर कभी सोचा नहीं था कि कोई हमारे लिए खाना बनाएगा। हम तो चोर डाकू हैं, हमें देखकर तो लोग भाग जाते हैं, और तुम हमारे लिए खाना बना रही हो, ये बात मुझे समझ नहीं आ रही। भूख की कोई जाति या धर्म नहीं होता फणी भाई। भूखे को खाना खिलाना पुण्य का काम है, चाहे वो इंसान कोई भी हो। तुम डाकू रहे या राजा, मुसीबत में सब बराबर हैं। और तुम लोगों ने तो इस आफत में हमें आसरा दिया है। क्या ये छोटी बात है? अगर तुम लोग ना होते तो आज रात हम तीनों पानी में बह गए होते। भाभी, बहुत दिनों बाद किसी ने हमसे इतने प्यार से बात की है। पता है भाभी, जब मैं 5 साल का था ना, तभी माँ गुजर गई थी। उनका चेहरा भी मुझे ठीक से याद नहीं है। तब से इन्हीं रास्तों पर भटका हूँ, मार खाई है, चोरी की है, और आखिरकार डाकू बन गया। लेकिन आज जैसे माँ की याद आ रही है। फणी भाई, तुम्हारी माँ अभी भी है, देखना एक दिन सब ठीक हो जाएगा। वाह, ये कैसी खुशबू आ रही है। कौन खाना बना रहा है? फणी, अरे ओ फणी, गुफा में क्या हो रहा है? मुझे उठने में मदद कर, मैं देखना चाहता हूँ। अरे पकड़, मेरा हाथ पकड़। न जाने कितने जमाने बाद खाने की ऐसी खुशबू मिली है। सरदार, मैं लकड़हारे की पत्नी हूँ। थोड़ा साग का शोरबा बनाया है। जंगल में अरबी, हेलेनवा और कलमी साग मिला था। बीमारी में गर्म शोरबा पीने से शरीर में थोड़ी ताकत आएगी। आइए, धीरे धीरे आइए, जबरदस्ती मत कीजिए। फणी भाई, सरदार को पकड़ो। तुम तो महान हो। इस गुफा में आकर तुमने रसोई सजा दी। मेरे बच्चे 3 दिन से भूखे पड़े हैं, तुम उन्हें भी खिलाओ। अरे अब मैं बूढ़ा आदमी हूँ, बीमार हूँ, पता नहीं कितने दिन जीऊंगा। मुझसे ज्यादा खाने की जरूरत उन्हें है। सबको मिलेगा सरदार, आप चिंता मत कीजिए, सबके लिए काफी होगा। पहले आप खाइए, आपके शरीर को ताकत की जरूरत है। ये पौष्टिक खाना खाकर आप ठीक हो जाएंगे। मेरा खाना बन गया है, आप बैठ जाइए। तुम्हारे हाथ का खाना तो मैं जरूर खाऊंगा। फरी काका, क्या तुम सच में डाकू हो? पर तुम देखने में तो डाकू जैसे नहीं लगते। तुम तो मेरे बड़े काका जैसे दिखते हो। मेरे बड़े काका ना शहर गए हैं काम करने, बहुत दिनों से आए नहीं हैं, चिट्ठी भी नहीं भेजते। पापा कभी कभी काका को याद करके रोते हैं। अच्छा ये बताओ, तुम मेरे काका बनोगे क्या? ये बता रे, डाकू देखने में कैसा होता है? क्या डाकू के सींग होते हैं क्या? पूंछ होती है? अरे डाकू भी इंसान होता है रे बाबू। मैं जानता हूँ डकैती अच्छी बात नहीं है। चल, मैं बनूंगा तेरा काका, तेरा प्यारा काका। काका काका, मेरे काका। अच्छा काका, आपको पता है माँ ना दुनिया की सबसे अच्छी रसोइया है। गांव में जब कोई दावत या शादी होती है तो माँ ही सब खाना पकाती है। सब कहते हैं कि मेरी माँ के हाथों में ना जादू है, जादू। तेरी माँ सच में बहुत अच्छा खाना बनाती है। सरदार ने खुद खाकर तारीफ की है, हम सबको बहुत अच्छा लगा। तेरे माता पिता दोनों बहुत अच्छे इंसान हैं रे। ऐसे लोग भी दुनिया में होते हैं, ये मुझे आज ही पता चला। अच्छा काका, ये बताओ, तुम रो क्यों रहे हो? क्या डाकू भी कभी रोते हैं? डाकू तो रुलाते हैं। अरे रोते हैं रे बाबू। डाकू भी रोते हैं, और हम लोग वो डाकू नहीं है जो रुलाएं, समझा? ए सुनीति, एक बार बाहर तो देखो। जहां तक नजर जाती है बस पानी ही पानी। गांव, मैदान, खेत सब डूब चुके हैं। देखो, ऐसा लग रहा है जैसे समंदर जमीन पर उतर आया हो। हमारा घर जहां था वहां शायद अब मछलियां तैर रही होंगी, लेकिन इस गुफा के अंदर पानी नहीं आ रहा है।
ये तो भगवान की दया है कि उन्होंने हमें यहाँ भेज दिया। अगर गांव में होते तो आज बह गए होते। इस गुफा ने ही हमारी जान बचाई। और रसोई में देखो, मैंने कितना कुछ इकट्ठा कर लिया है। फड़ी भाई और उनकी टोली के लड़के रोज जंगल से जो कुछ ला पाते हैं, सब मिलाकर काफी इंतजाम हो गया है। कल पुंटी मछली का शोरबा बनाऊंगी। सुनीति, तुमने तो इस गुफा को ही घर बना दिया है। मुझे तुम पर पूरा भरोसा था और तुमने उसे सच कर दिखाया। सब लोग तुम पर गर्व कर रहे हैं। हमारी ये नेकी शायद एक दिन इन्हें सचमुच बदल देगी। अरे फड़ी, फड़ी, मेरा वक्त अब खत्म होने को आ गया रे। इस सीने में जो बीमारी इस सीने में जो बीमारी घर कर गई है, अब वो नहीं जाएगी। मैं जानता हूँ फेफड़े सड़ चुके हैं। मैं अब ज्यादा दिनों का मेहमान नहीं हूँ। मैं ये तब से जानता हूँ। लेकिन तुझसे एक बात कहना चाहता हूँ। ध्यान से सुन, क्योंकि शायद ये मेरी आखिरी बात हो। अरे सरदार, ऐसी बातें मत कहिए, अभी आप बहुत जिएंगे। चल झूठी तसल्ली मत दे। मैं मरने से नहीं डरता। अरे मौत तो आनी ही है। डर बस एक ही बात का है, इस जिंदगी में मैं किसी को कुछ दे नहीं पाया। अब आप क्या देकर जाना चाहते हैं? सुन, उस लकड़हारे की पत्नी सुनीति ने हमारे लिए जो किया, वैसा आज तक किसी ने नहीं किया। मैंने 40 साल डकैती की, बहुत धन दौलत लूटी, पर कभी किसी से प्यार नहीं मिला। लेकिन उसने हमें जो प्यार दिया है, उस प्यार की कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती। सरदार, आप ठीक हो जाएंगे। भाभी रोज आपके लिए जड़ी बूटी का काढ़ा बना रही है ना, आप पी रहे हैं, तो कुछ तो आराम मिल रहा होगा ना। पानी कम होते ही हम डॉक्टर को दिखाएंगे, आप चिंता ना करिए। अरे नहीं रे, अरे डॉक्टर भी अब क्या कर लेगा है? लेकिन मेरे पास एक चीज है। क्या चीज? इस गुफा के पीछे एक गुप्त तहखाना है। पत्थर हटाने पर अंदर जाने का रास्ता मिलता है। वहां कुछ पैसे रखे हैं जो मैंने जीवन भर इकट्ठा किए। हाँ, वो पाप की कमाई है, लेकिन अगर वो पैसे किसी अच्छे काम में लग जाएं, तो शायद मेरे पापों की कुछ माफी मिल जाए। तो क्या आप करना क्या चाहते हैं? वो पैसे उस लकड़हारे के परिवार को दे देना चाहता हूँ। बरसात खत्म होने के बाद वो एक नई जिंदगी शुरू कर सके। वो लड़का टुकू, ताकि वो पढ़ लिख सके और अपने माता पिता के लिए एक पक्का मकान बना सके। सरदार, आप बहुत अच्छे हैं सरदार, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। सुन मेरी बात पूरी होने दे। फणी, तुझसे भी कह रहा हूँ, ये डकैती का धंधा छोड़ दे। इस जिंदगी में कुछ नहीं रखा है रे। ये भी कोई जिंदगी है कि सजा है? उस लकड़हारे की जिंदगी में सुकून है, तेरी जिंदगी में क्या है बता? कुछ नहीं है सरदार, कुछ भी नहीं है। आपने बिल्कुल ठीक कहा, कुछ भी नहीं है। हाँ, तो मेरी बात रख फणी। मेरी आखिरी इच्छा यही है, तुम सब डकैती छोड़कर भले इंसान बन जाओ। सरदार चले गए, बोला था नदी में चल बसे सरदार। सरदार, सरदार। हाँ, अरे हम तो अनाथ हो गए रहे। इस इंसान ने सबको एक साथ जोड़ कर रखा था। अब इतने सारे लोग क्या करेंगे? किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। उन्होंने आखिरी बात यही कही कि भाभी को धन्यवाद देना। जाने से पहले कह गए कि तुम लोगों के लिए कुछ पैसे छोड़ गए हैं गुफा के पीछे, और कह गए हैं कि
हम सब डकैती छोड़ दें। ये उनका आखिरी आदेश है। अरे फणी, मैं सरदार का ताउम्र कर्जदार रहूंगा। उन्होंने इस मुसीबत में हमें आसरा दिया। जब दुनिया में हमारा कोई नहीं था, तब उन्होंने हमें यहाँ रहने दिया। ये बात मैं मरते दम तक नहीं भूलूंगा। और तुमने भी मेरे परिवार को अपना बना लिया। तुम लोग बहुत अच्छे हो रे, इसीलिए ये मुमकिन हो पाया। लेकिन फणी, सरदार की आखिरी बात मानोगे ना? डकैती छोड़ोगे? मुझे बताओ, क्योंकि यही सरदार की आखिरी इच्छा थी। बताओ। भोलादा, भाभी के हाथ का खाना खाकर और टुकू के साथ रहकर, उसके साथ वक्त बिताकर मेरे भीतर जैसे सब कुछ बदल गया है। मैं पहले जैसा था ना, अब वैसा नहीं रहा। मैं समझ पा रहा हूँ कि इंसानों की तरह जीना किसे कहते हैं। लेकिन डकैती छोड़ देंगे तो करेंगे क्या? कहाँ जाएंगे? हमें काम कौन देगा? सब तो यही जानते हैं कि हम डाकू हैं। मेरे दिमाग में एक योजना है फड़ी, ध्यान से सुनो। क्या योजना है? सरदार के छोड़े हुए पैसों से हम एक काम कर सकते हैं। देखो, बरसात खत्म होने के बाद गांव के पास एक होटल खोलेंगे। सुनीति के हाथ का हुनर तो तुमने देखा ही है। वो खाना बनाएगी तो सोचो होटल कैसा चलेगा। हम सब मिलकर उस होटल को चला सकते हैं और तुम लोग भी मदद कर पाओगे। इतने दिनों में तुम लोगों ने भी तो बहुत से काम सीख लिए हैं ना। होटल? सच कह रहे हो भोलादा? लेकिन क्या ये हो पाएगा? अरे क्यों नहीं हो पाएगा? कोशिश तो कर ही सकते हैं ना। और यही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। सरदार बहुत खुश होंगे। फणी भाई, देखो धूप निकल आई है। कितने दिनों बाद ऐसा साफ आसमान देख रही हूँ। लग रहा है पानी उतरने लगा है। दूर जमीन दिखाई दे रही है। कुछ ही दिनों में सब सूख जाएगा। वाह, सचमुच इतने दिनों बाद ये सब देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा। जब सब ठीक हो जाएगा तब हम नए सिरे से शुरुआत करेंगे। मेरे पति ने तुमसे होटल के बारे में बात की। तुम्हारी टोली के लड़के क्या कह रहे हैं? उनसे बात हुई तुम्हारी? भाभी, तुमसे एक बात कहता हूँ। मेरी टोली के सारे लड़के राजी हैं। किसी एक ने भी मना नहीं किया। और जितने दिन तुमने खाना बनाया है वो सब तुम्हें माँ की तरह देखते हैं। तुम्हें काकी माँ, चाची जी कह के बुलाते हैं। मैं जानती हूँ उनमें से ज्यादातर की ना माँ है, ना बाप है और ना ही कोई घर है। हाँ, बिल्कुल सच। बचपन से सड़कों पर भटके हैं, मार खाई है और आखिरकार सरदार के पास आकर डाकू बन गए। डकैती के अलावा वो कुछ नहीं जानते। लेकिन तुमने उन्हें दिखा दिया कि एक दूसरी जिंदगी भी मुमकिन है। वो अब ईमानदारी से जीना चाहते हैं। भाई, इंसान बदलता है। तुम खुद इन कुछ दिनों में बदल गए हो। इतने दिनों में हमें जो तजुर्बा मिला है, उसी तजुर्बे को लेकर अब हम बाहर जाएंगे और अपनी इस रसोई को और बड़ा बनाएंगे। इस बरसात ने हम सबको सिखा दिया कि रसोई के काम में कैसे मदद की जाती है। हम बहुत कुछ सीख गए हैं भाभी, और अब हम तुम्हें इतनी मेहनत नहीं करने देंगे। हमारा होटल हर गरीब दुखिया के लिए खुला रहेगा और वहाँ सबकी जगह होगी फणी भाई। तुम्हारी टोली के लड़कों की और उन जैसे अनगिनत गरीब परिवारों और पूरे गांव की। हमारी ये रसोई बहुत से लोगों का भला करेगी। भाभी, तुम सिर्फ खाना बनाना ही नहीं जानती, अरे तुम्हारा दिल भी बहुत बड़ा है। हमारे सरदार इंसान पहचानने में कभी भूल नहीं करते थे। ये बात तुम दोनों को देखकर ही हम समझ पाए थे। खैर, अब से सबको साथ लेकर धीरे धीरे काम में जुटना होगा। मैं जाता हूँ और सबको बताता हूँ। देखा ना आपने, इस महाविपत्ति के बाद भी अगर हम ईमानदार रहें तो न सिर्फ हमारे सामने अच्छे दिन आए, बल्कि हमारे साथ साथ कई लोग भी बदल गए जो पहले कितने बुरे इंसान थे। इसलिए अगर आप सब अच्छे बने रहेंगे तो आपको देखकर ये समाज भी बदलेगा। हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा।